Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 25th of August. Without getting delay, let's get started. Our first news, हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? Assured pensions return as government backtracks on NPS. The NDA government on Saturday reversed a 21-year-old measure to reform India's civil services pension system boldly brought in by the Atal Bihari Vajpayee government. Instead, it unveiled what is called a new unified pension scheme that is virtually akin to the old pension scheme and assures government employees of 50% of their last drawn pay as a लाइफ लॉन्ग मंथली बेनिफिट। सो बेसिकली इस न्यूज में बात की जा रही है नेशनल पेंशन स्कीम की। हमारे पास सिविल सर्वेंट्स को पेंशन देने के दो मेथड्स थे, एक था ओल्ड पेंशन स्कीम एंड सेकेंड वन वाज न्यू पेंशन स्कीम दैट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल पेंशन स्कीम। पहले क्या होता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के पहले जो गवर्नमेंट थी उनका पेंशन देने का वे ये था कि जो भी सर्वेंट्स थे जो रिटायर हो जाते थे उनको पेंशन पूरी की पूरी टैक्स पेयर्स के पैसे से जाती थी। मतलब कि जितना भी पेंशन उनको देना रहता था वो पूरा पैसा टैक्स पेयर्स के पैसे से आता था और वो पेंशन दे दी जाती थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लाया, न्यू पेंशन सिस्टम लाया, जिसे हम नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग थोड़ा अमाउंट पेंशन का गवर्नमेंट एम्प्लॉय देता था और उतना ही अमाउंट या कुछ अमाउंट अलग अलग स्टेट पे वेरी करता था, कुछ अमाउंट गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक अमाउंट को क्लब करते थे और वो पैसा अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट होता था, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, मार्केट सिक्योरिटीज हो गई। मतलब कि जो भी मनी क्लब होता था उसे इन्वेस्ट कर दिया जाता था, ठीक है। और फिर जब इन्वेस्टमेंट के बाद पैसा वहां से वापस आता था, जितना भी पैसा एज अ इंटरेस्ट या एज अ कमीशन जितना भी पैसा वापस आता था वो पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एज अ पेंशन दिया जाता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठने लगे कि अगर जो इन्वेस्टेड पैसा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हुआ हो या किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट हुआ हो, तो अगर वो पैसा वापस नहीं आया, मतलब कि वो पैसा गिर गया, तो फिर पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनकी पेंशन भी कम हो जाती थी। इन सब चीजों को लेकर कई बार क्वेश्चन उठाए गए। सो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट भी की कि हमें ओल्ड पेंशन सिस्टम में ही शिफ्ट होना है, हमें न्यू पेंशन सिस्टम नहीं चाहिए। बट गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड रखा कि हम न्यू पेंशन सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। अब न्यू पेंशन सिस्टम में, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है, उसमें चेंजेस लाए गए हैं। कहीं ना कहीं जो ये चेंजेस है, ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है उससे ओल्ड पेंशन सिस्टम के ही सिमिलर बना रहा है। मतलब दोनों के प्रोविजन कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। जैसे कि न्यू पेंशन सिस्टम में एश्योर किया गया कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उससे जो उसकी लास्ट ड्रिवन सैलरी है उसका 50% ऑफ दैट सैलरी विल बी गिवन एज अ पेंशन। चाहे इन्वेस्टेड मनी से पैसा आए चाहे ना आए, उन्हें इतना अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा ही मिलेगा एज अ पेंशन। फिर उसके बाद ये सारी चीज जब गवर्नमेंट ने अप्रूव की तो इसके पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, के संथानम जिसके हेड थे। इस कमेटी ने ही इस तरह के प्रोविजंस रिकमेंड किए हैं और फाइनली उस कमेटी को ये बोला गया था कि आप ऐसे मेजर्स, ऐसे चेंजेस हमें सजेस्ट करिए जिससे कि जो एस्पिरेशंस है, मतलब जो लोग पेंशन जिनको मिलेगी उनकी जो एस्पिरेशंस है वो, और दूसरा गवर्नमेंट पर जो फिजिकल प्रूडेंस है, जो गवर्नमेंट की फिजिकल कैपेसिटी है, जिस लिमिट तक गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है, उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस ना हो, बल्कि दोनों एक बैलेंस बनाकर
जो जिस पर्सन को पेंशन मिले वो भी खुश रहे और गवर्नमेंट के ऊपर भी इतना ज्यादा बर्डन ना आए। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। हमने इसमें दो चीजें डिस्कस की, दैट इज ओल्ड पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम। और अब जो चेंजेस आए हैं न्यू पेंशन सिस्टम में वो भी हमने देखा कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर जो अमाउंट आएगा उस पर पेंशन डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि जो एम्प्लॉय है उसे 50% ऑफ द लास्ट सैलरी एश्योर दिया जाएगा कि इतनी पेंशन आपको मिलेगी ही। लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Zelensky seeks tie-up with India for producing drones, electronic warfare systems. Ukraine President Volodymyr Zelensky paced for greater cooperation with India in high-end technologies in areas such as agriculture, cybersecurity, and defense, stressing co-production of drones, electronic warfare systems, and others. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया के जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी विजिट थी रिसेंटली यूक्रेन में। सो सिमिलरली उसी सीरीज में कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पे और भी ज्यादा कोऑपरेशन की बात की गई है वो सेक्टर्स लिखे गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस और ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में दोनों कंट्रीज को प्रोडक्शन और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कह रही हैं। सो our next article, Sri Lankan Navy arrests 11 fishermen from Tamil Nadu, CM seeks Jaishankar's help. 11 fishermen of Nagapattinam in Tamil Nadu were arrested on Friday by the Sri Lankan Navy, which also seized their boat. They are intercepted by the Sri Lankan Navy when they were fishing 41 nautical miles southeast of Kodaikarai and arrested on the charge of trespassing into Sri Lankan waters. Basically हम सब जानते हैं जो पेनिनसुलर रीजन के सदर्न स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु वगैरह, वहां की इकोनॉमी फिशेस पर ही बहुत ज्यादा बेस्ड है। वहां के लोगों की लाइवलीहुड ले लें या सब्सिस्टेंस का मेजर ले लें, सारी चीजें बेस्ड रहती है फिशिंग पर। लेकिन चूंकि इंडिया के पेनिनसुलर जो टिप है उससे ही वहां से हमारा जो नेबरिंग मैरिटाइम स्टेट है वो है श्रीलंका। इंडिया की मैरिटाइम बाउंड्री श्रीलंका से मिलती है। सो कुछ फिशरमैन जो उस रीजन में नेविगेट कर रहे होते हैं, अपनी फिशिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे होते हैं, कई बार इंडियन की टेरिटरी बाउंड्रीज को छोड़कर श्रीलंकन टेरिटरीज बाउंड्रीज में चले जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे कि लैंड में बाउंड्री डिमार्केटेड रहती है, लिखे रहते हैं कि भाई ये इंडियन बाउंड्री है, ये इस रीजन की बाउंड्री है, तो लोग अवेयर होके उस हिसाब से काम करते। लेकिन सी में कोई ऐसे बोर्ड नहीं लगे रहते, लोगों को पता नहीं चलता है कि कब वो इंडियन बाउंड्री से निकलकर श्रीलंकन बाउंड्री में चले गए। सिमिलरली सब इशू के चलते जो तमिलनाडु के सीएम है उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से हेल्प की कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए और जो तमिलनाडु के पीपल्स के इंटरेस्ट है उनको अश्योर किया जाए ताकि वो अपनी कंटिन्यू लाइवलीहुड को अच्छे से बेहतर तरीके से फुलफिल कर पाए। हमारे लिए यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा लॉ या प्रोविजन है जो कि मैरीटाइम बाउंड्रीज को रेगुलेट करता है। सो दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, दैट इज नोन एज UNCLOS. This UNCLOS was introduced in 1982. It is an international agreement that establishes the legal framework for marine and maritime activities. UNCLOS ने पूरे सी रीजन को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि इंटरनल सी, देन हाई सी, टेरिटोरियल सी, और बाउंड्रीज डिमार्केट की है जिसे हम आगे समझेंगे। It is the only international convention which stipulates a framework for state jurisdiction in maritime spaces. It provides a different legal status to different maritime zones.
It provides the backbone for offshore governance of coastal states and those navigate the oceans. Basically ये एक ऐसी ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज 1982, जिसके अकॉर्डिंग हमारे सी बाउंड्रीज, हमारे सी रिसोर्सेज सब कुछ रेगुलेट होते हैं और इसी ट्रीटी के थ्रू जो मैरीटाइम गवर्नेंस है वो इजीली फुलफिल हो पाता है। अगर हम पूरे मैरीटाइम जोन की बात करें तो हम सब जानते हैं कि मान लो ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, तो समटाइम्स ये पूरा इवन तो नहीं है, सो इस अनइवन बाउंड्री सरफेस को इवन करने के लिए एक बेस लाइन बनाई जाती है ताकि ये पूरा सरफेस इवन हो जाए। सो दिस इज द बेस लाइन। बेस लाइन के लैंड साइड में जो वाटर रहता है उसे बोला जाता है इंटरनल वाटर्स, ठीक है। फिर बेस लाइन से अगर हम 12 नॉटिकल मील्स मूव करते हैं तो उसे कहते हैं टेरिटोरियल सी। देन बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स मूव करेंगे तो उसे कहेंगे कंटिग्यूअस जोन। फिर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स मूव करेंगे तो उसे कहा जाता है EEZ, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन तीनों जोन्स में टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन तीनों जोन्स में अलग अलग राइट्स, अलग अलग चीजें स्टेट्स को प्रोवाइड की गई है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो जोन रहता है वो हाई सीज कहलाता है, उसे ग्लोबल कॉमन बोल सकते हैं। वो हर एक कंट्रीज के लिए नेविगेबल है, यहाँ पे कोई भी कंट्रीज अपनी एक्टिविटीज और नेविगेट कर सकती है। इन पूरे जोन्स को थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। तो पहला है बेस लाइन। It is the low water line along the coast as officially recognized by the coastal state. मैंने पहले ही समझाया कि जो कोस्टल स्टेट्स रहते हैं वो पूरे इवन नहीं रहते, कहीं ना कहीं उनकी बाउंड्री ऐसे डिस्टर्ब रहती है। सो उसको एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बेस लाइन बनाई जाती है। और बेस लाइन के जो लैंडवर्ड साइड में या स्टेट के साइड में वाटर रहता है उसे बोला जाता है इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर में जो स्टेट रहता है उसकी फुल सॉवरेनिटी रहती है, वो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकता है। बेस लाइन के बाद पहला जो सी आता है उसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक के डिस्टेंस को टेरिटोरियल सी बोला जाता है। टेरिटोरियल सी में यहाँ पे सॉवरेनिटी मिली रहती है जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको, चाहे वो सी सरफेस की बात हो चाहे वो एयर स्पेस की बात हो, सब में कोस्टल स्टेट्स को सॉवरेनिटी मिली रहती है। फिर बात करते हैं कंटिग्यूअस जोन की। कंटिग्यूअस जोन 24 नॉटिकल माइल्स तक कहलाता है। इसके अंतर्गत जो कोस्टल स्टेट्स रहते हैं या जो स्टेट्स रहते हैं उनको सिर्फ ओशियन सरफेस या ओशियन फ्लोर की ही जुरिस्डिक्शन मिली रहती है। एयर स्पेस या स्पेस राइट्स की जुरिस्डिक्शन स्टेट के अंतर्गत नहीं आती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी नोटेड कि कंटिग्यूअस जोन में जो रिलेटेड स्टेट रहता है उसका जो राइट है वो सी सरफेस तक ही लिमिट रहता है। जो एयर स्पेस है या जो ऊपर का एरिया है उसके राइट्स स्टेट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रहते हैं। फिर बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेस लाइन से 224 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल तक के सरफेस को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस जोन में जो स्टेट्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। अपने जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के थ्रू हम अलग अलग रीजन्स डिमार्केट करते हैं कंजर्वेशन के लिए, उस तरह से एरिया को कंजर्व कर सकते हैं, वहां के नेचुरल रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। और इस जोन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में स्टेट जो रिलेटेड स्टेट है उसको ना तो सी सरफेस का राइट रहता है और ना ही एयर स्पेस का राइट रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हाई सीज की। हाई सीज तो मैंने पहले बताया ग्लोबल कॉमन है, मतलब यहाँ पे सारे स्टेट्स के, पूरी कंट्रीज के इक्वल राइट्स हैं। सो हमारे लिए यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है अनक्लॉज ट्रीटी 1982 की, जिसे हमने पूरा समझ लिया कि कौन कौन से जोन्स रहते हैं, किस किस रीजन तक ये रहते हैं और
इंटरनेशनल बाउंड्रीज या इंटरनेशनल जो लिमिट्स उनको दी गई हैं वो क्या क्या है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल, नेक्स्ट न्यूज। निकोबार प्रोजेक्ट विल नॉट डिस्टर्ब और डिस्प्लेस ट्राइब्स, भूपेंद्र यादव। The development of port and airport in the pristine Nicobar Islands will not disturb or displace any of the Champagne, one of the indigenous vulnerable tribe native to the island. Basically, ग्रेट निकोबार में बात चल रही है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। तो जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि जो निकोबार आइलैंड की इंडिजिनस और वल्नरेबल ट्राइब है दैट इज शॉम्पेन, इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से उस ट्राइब पर कोई असर नहीं आएगा, उन्हें डिस्प्लेस करने की बात नहीं की जा रही है। द डेवलपमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ द 72,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट will also help India counter expansionist action by China in the region, curb the stealing of marine resources by Myanmarese poachers, bridge infrastructural gaps, and promote international trade. जो निकोबार में हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो हम डेवलपमेंट करेंगे, उससे कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो म्यांमार के पोचर्स हैं, पोचर्स मतलब जो लीगल एक्टिविटीज नहीं कंडक्ट करते, सिर्फ पोचिंग करते, रिसोर्सेस को कैसे ना कैसे करके अब थीफ करते, उस एक्टिविटी में कमी आएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, मतलब कि इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो जो ग्लोबल ट्रेड, जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि ट्रेड में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चल रही है, आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि चाइना ने फिलीपींस के एरोस्पेस या नेवल स्पेस पर हमला किया या वहां के लोगों को कैप्चर आउट कर लिया। ये क्या है? ये चाइना की एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। चाइना अपना रीजन धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना डेवलपमेंट कर देंगे उस रीजन में, तो कहीं ना कहीं ये चीज चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को भी लिमिट करेगा। द एनवायरमेंट मिनिस्टर क्लेम दैट ड्यू consultation with the resident tribal councils had been conducted in the form of meeting with the Andaman Adim Janjati Vikas Samiti, an organization run and set up by the administration since 1976, and that the chairman of the tribal council had attended these meetings. Basically, इस आर्टिकल में क्वेश्चन मतलब एक डाउट हुआ कि क्या हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू वहां के लोगों को, वहां की जो इंडिजिनियस ट्राइब है उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि जो अंडमान आदिम जनजाति कमेटी है जिसे 1972 में फॉर्म किया गया था, उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ है, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में हेल्प करती है, उनसे कंसल्टेशन के बाद ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। बेसिकली हमें इस आर्टिकल से ये जो मेन क्रक्स है वो ये ध्यान देना है कि इस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या हेल्प मिलेगी, किस तरह से हम अपनी ग्लोबल उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में कोट करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर और इनहेंस होगा और हमारी मार्किंग की और अच्छी चांसेस बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज, Saxena rolls out scheme to empower women with drone technology. Lieutenant Governor V.K. Saxena on Saturday inaugurated the center's Namo Drone Didi scheme, a pan-India plan that aims at providing women a platform to earn more by using drone technology. Basically, government की एक scheme चल रही है, that is Namo Drone Didi scheme. उस scheme के अंतर्गत क्या बातें की गई हैं? They will be given drones at subsidized rates. These can be used and rented out by them for various activities. Once trained, the drone didis will find ample employment and entrepreneurship opportunities in areas involving drone surveys, event shoots, photography, video recording, and agricultural activities like seeding and fertilizers and sprinkling. Again,
ये एक अच्छी स्कीम है, इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। वुमेन एम्पावरमेंट में हम इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हम इस स्कीम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह की स्कीम जो कि न्यूज में बनी हुई है, जिसे हम मेंस आंसर राइटिंग को इनहेंस करने में यूज कर सकते हैं, उन्हें आप कहीं ना कहीं नोट करके रखा करिए, ताकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये स्किल्स आपके ब्रेन में तुरंत क्लिक करें और आपको सोचने की भी जरूरत ना पड़े और आपका आंसर और अच्छा होता जाए। Our next article, Shah says new look surrender policy for Naxals soon India to be free by left-wing extremism violence by 2026। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि 2026 तक हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ वाले रीजन और उसके बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा नक्सलाइट्स मौजूद रहते हैं, उन सबको खत्म करने की बात की जा रही है। कई बार आपके मन में क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट विंग, राइट विंग, फार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो पार्लियामेंट है, एक कंट्री की पार्लियामेंट, उसमें दो साइड्स पे सिटिंग हुई, जैसे बेसिकली समझते हैं जैसे ये फ्रांस की पार्लियामेंट थी, ठीक है। तो इसके राइट साइड में जो भी लोग बैठे वो प्रो गवर्नमेंट थे, और जो लोग लेफ्ट में बैठे वो लोग रीजनेबल क्वेश्चंस कर रहे थे। राइट विंग के जो लोग रहते हैं उनका मानना ये है कि जो एक्शंस हैं, जो सोशल इश्यूज हैं वो अनएविटेबल हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं वो जस्टिफाइड है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है। और लेकिन जो लेफ्ट विंग के लोग रहते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के एक्शंस को क्वेश्चन करते हैं। दे वांट रीजनेबल थिंग्स, उनको पहले रीजन चाहिए रहता है, फिर उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं। तो ये होता है लेफ्ट विंग और राइट विंग। अगर इन दोनों विंग्स की एक्सट्रीमिज्म पर कोई चीज चली जाए, मतलब गवर्नमेंट के फेवर करने में कोई इंसान एकदम ही उनकी पॉलिसीज को जज ही नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ भी किया गवर्नमेंट ने वो सही किया है ऐसा सोच के बैठा है, तो उसे बोला जाता है फार राइट। और ऐसे पर्सन्स, ऐसा ग्रुप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बिना किसी लीगल, बिना किसी रैशनल के पीछे जाने हुए सिर्फ उसका ऑपोज ही करता जा रहा है, उसे कहा जाता है फार लेफ्ट। और जो दोनों के बीच की कड़ी रहती है उन्हें कहा जाता है लिबरल्स। लिबरल्स हमेशा रैशनल थिंकिंग को ही प्रमोट करते हैं। वो एक्शन, अगर गवर्नमेंट के एक्शन सही है तो वो उसे वेलकम करते हैं, और अगर गवर्नमेंट के अंदर कमी है तो वो उसके पीछे क्वेश्चंस उठाते हैं। सो इस आर्टिकल से हमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमने एक जनरल अवेयरनेस के थ्रू ये लेफ्ट विंग और राइट विंग को समझने की कोशिश की। हमारी अगली खबर क्या है? In US, Rajnath discusses defense partnership with industry leaders। हम सब जानते हैं कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो यूएस विजिट पर गए थे अपनी डिफेंस डील्स को कंडक्ट करने के लिए। On the second day of his visit to the United States on Saturday, Defense Minister Rajnath Singh interacted with the senior leadership of American defense companies, which outlined the various emerging developments and co-production opportunities in the sector in India. In another development, a Defense Security Cooperation Agency notified the US Congress on the possible sale of anti-submarine warfare sonobuoys for the Indian Navy MH-60R multi-role helicopters that are currently being inducted। Basically, इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि विजिट के दौरान जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने सोनोरस के एक्सचेंज को लेकर, मतलब यूएस से वो परचेस करने को लेकर डील फाइनल की है, और साथ के साथ उन्होंने कई सारी और बातें भी कही हैं, जैसे कि उन्होंने यूएस की जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको इंडिया के लिए इनवाइट किया है। उनका मानना ये है कि जिस तरह से इंडिया आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, तो इंडिया चाहता है कि दोनों कंट्रीज आपस में टाई अप करें
और उस हिसाब से एटलीस्ट एक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट यूनिट इंडिया में भी इस्टेब्लिश किया जाए। मतलब इंडिया के लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाए, इस तरह से सिखाया जाए कि जो डिफेंस से रिलेटेड स्टफ है, जो भी उस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस चीज में, उसका प्रोडक्शन इंडिया में भी हो और दोनों कंट्रियां आपस में कोलैब करके फिर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में स्टैब्लिश करें ताकि इंडिया से भी चीजें एक्सपोर्ट हो सके। Invited them to work with Indian partners to accelerate our Make in India program towards achieving Atmanirbharta in defense sector. Together, India and US companies will co-develop and co-produce for the world. The Defense Ministry said in a statement that progressive reforms undertaken by the government have encouraged many foreign original equipment manufacturers, including from the US, to set up manufacturing units in India, develop joint ventures, and make India their alternate export base. ये सब हमने डिस्कस किया। इस आर्टिकल से हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट था कि अभी किस टेक्नोलॉजी या किस चीज के लिए हमने ट्रेड डील साइन की है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमने अपने आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। Our next article, Bihar shows the way on the issue of सब कैटेगराइजेशन। बेसिकली हम सब जानते हैं कि अभी जो सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा है वो कितना ज्यादा क्वेश्चन, उस मुद्दे पर कितना ज्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया कि आप सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज भी कर सकते हो, जैसे कि ओबीसी में किया गया है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए इनका मानना ये है कि हमें सब कैटेगराइजेशन के इशू में बिहार से कुछ सीखने की जरूरत है। उसे देखते हैं। There are two aspects to this judgment. The judgment also speaks about introducing creamy layer in the SC reservation. We are against such a protection because reservations for Dalits was extended because of social exclusion they have faced over centuries in the form of untouchability. The Union Cabinet has endorsed this stand. On the second aspect of subcategorization, Bihar Chief Minister Nitish Kumar had already shown the way by doing it in Bihar by carving out the Mahadalit category. What we did in Bihar was not to introduce sub-quotas. Instead, he extended a helping hand for all-round development of the caste groups who have been left behind. Basically, हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो आ गया कि हमें एससी में भी सब कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए, लेकिन इसके अपोज में कई लोगों का मानना ये है कि ओबीसी को तो हमने इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के कारण उनको कैटेगरी प्रोवाइड की थी। अगर किसी ग्रुप को आप इंसेंटिव्स दे रहे हो, उन पे काम कर रहे हो, तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ सकता है और इकोनॉमिकली एजुकेशनली भी वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई पर्सन जिसने सदियों से सोशली बैकवर्डनेस देखी हो, जिन्होंने अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस को फेस की हो, क्या उनको इंसेंटिव देके हम इस चीजों को कवर अप कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेप को वेलकम नहीं किया जा रहा है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं बिहार ने भी सब कैटेगराइजेशन को फॉलो किया, तो वहां से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि बिहार ने एक सर्वे किया कि स्कूल ड्रॉप आउट्स, जो स्कूल से निकलने वाले बच्चे हैं, उनमें किन लोगों का ज्यादा वो देखा गया है। मतलब कि कौन सी कास्ट के बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल से निकले हैं या पढ़ाई खराब हुई है, जिनकी जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्डनेस में अभी भी रहते हैं। तो इन सारे ग्रुप्स को कैटेगराइज करके इनको महादलित बोला गया और कहीं ना कहीं एक तरह से उनके अपलिफ्टमेंट में, स्कूल्स पे उनको रिजर्वेशन के लिए, कॉलेजेस में रिजर्वेशन के लिए इस तरह की स्टेप से बात की गई। सो सिमिलरली हमें ओवरऑल पैन इंडिया लेवल पर भी इस तरह के एक्टिविटीज करनी चाहिए और उस हिसाब से फिर रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो इंडिया की मेरिटोक्रेसी है, मतलब कि
जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सबको मिल सके, ना कि सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअसली रिजर्वेशन का एक कवर लगाया जाए डेवलपमेंट के ऊपर। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। हमें इस चीज को समझना चाहिए। हाँ, बिहार के स्टेप्स अच्छे हैं, दैट इज वेलकम्ड। एक बार गवर्नमेंट को इस चीज पर फिर से विचार करना चाहिए। देन नेक्स्ट, कास्ट सेंसस विल बी द फाउंडेशन फॉर पॉलिसी मेकिंग, राहुल गांधी। अगेन कास्ट सेंसस पर ही बात की जा रही है। राहुल गांधी जी का मानना ये है कि इंडिया में कास्ट सेंसस होना चाहिए। इनका मानना ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो रिजर्वेशन को लीगलाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल करने के लिए हमें जरूरत है कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने की। इनका मानना ये है कि जो 50% की कैपिंग है वो कहीं ना कहीं आज के सिनेरियो में सही नहीं है। जरूरत है कि हम उस 50% कैपिंग को घटाएं या बढ़ाएं। इसका बेसिस जो है वो होना चाहिए पॉपुलेशन। क्या क्या पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है, और उस रिजर्वेशन के बेसिस पे हमें कैपिंग लगानी चाहिए। सो अगेन मेरा मानना तो ये है कि अगर आप अभी भी 50% की रिजर्वेशन पर आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो, आप कास्ट सेंसस करवाओगे, फिर उसके बाद फिर मान लो अगर डेटा ये बहुत ज्यादा जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज है उनका सामने है, तो क्या आप 50% की लिमिट को बढ़ाकर और भी ज्यादा रिजर्वेट कर दोगे सीट्स को? तो उससे मेरिटोक्रेसी कहाँ जाएगी? लोगों के अंदर जो एक मोटिवेशन आता है, इंटरेस्ट आता है कि हम भी एग्जाम क्रैक करें, हम भी फाइट करें, और सामने वो सब कहाँ जाएगा? फिर तो यही है कि रिजर्वेशन के बेसिस पे ही चलेगा सिस्टम। और जो बात चली है कि हमें रिजर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए कि हमें इस चीज को हैम्पर नहीं करना है, मेरिटोक्रेसी को हैम्पर नहीं करना है, बल्कि हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है कि लोगों का अपलिफ्टमेंट भी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले, साथ में मेरिटोक्रेसी भी मेंटेन रहे। सो उस चीज पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज। लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Union Cabinet approves proposal to bolster biotech manufacturing. The Union Cabinet on Saturday cleared a proposal to bolster biotechnology-based manufacturing called BioE3, Biotechnology for Economy, Environment एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली हम बात कर रहे हैं B3 की, BioE3 की, मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज इन 3 सेक्टर्स में बढ़ाएंगे, जो कि है इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। To be steered by the Department of Biotechnology, this and this, just as the IT industry revolutionized life in the 1990s. High performance biomanufacturing is the ability to produce products from medicine to materials, address farming and food challenges, and promote manufacturing of bio-based products through integration of advanced biotechnological processes. हम अगर देखें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये कैपेसिटीज हैं कि वो बहुत ज्यादा हमें टेक्नोलॉजीज, इस तरह की टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करे जिससे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाए। जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करता है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो ताकि फार्मर्स के लिए चीजें फेवरेबल हों। हाई वैल्यू बायोबेस्ड केमिकल्स, biopolymers and enzymes, smart proteins and functional food, precision biomimetics, climate resilient agriculture, carbon capture and its utilization, मेरीन एंड स्पेस रिसर्च, इस तरह के सेक्टर्स में जरूरत है कि हम बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। इसलिए यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है जिसमें बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाएगा, और बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हम बायो एंजाइम्स, बायो एग्रीकल्चरल यील्ड को बढ़ाने के लिए चीजें, इस तरह की चीजों को प्रमोट करेंगे। Our next news is 8 years on and IV still relies on US for Zika test kits। बात की जा रही है एक जीका डिसीज होती है, जीका वायरस होता है जिसकी टेस्टिंग के लिए
हमें अभी भी यूएस बेस्ड किट पर रिलाय करना पड़ रहा है। इस पूरे आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि पहले क्या होता था कि अगर हमें जीका वायरस की टेस्टिंग करनी रहती थी तो हमें सैंपल्स पुणे भेजने पड़ते थे। फिर उसके बाद हर एक हॉस्पिटल्स को किट्स प्रोवाइड की गई ताकि जीका वायरस टेस्टिंग पे डिले ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी चैलेंजिंग बात सामने आई तो वो ये है कि अभी तक इंडिया में जीका वायरस टेस्टिंग के लिए कोई भी किट सीडी जो ड्रग्स एंड कंट्रोलर बोर्ड है उसने कोई भी किट अप्रूव ही नहीं की है। मतलब कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्टैब्लिश्ड है वो अभी भी यूएसए के द्वारा बनाई गई किट्स को ही यूज कर रहा है। पहले 2017 में जीका वायरस का पहला केस अहमदाबाद में इंडिया में सामने आया था। फिर धीरे धीरे और भी केसेस सामने आते गए। इसके लिए इंडिया ने कुछ किट्स को इंपोर्ट किया था यूएसए से, जो कि यूएस के सीडीएस ने इमरजेंसी यूज के लिए सर्टिफाई किए थे। हम अभी भी उन किट्स को ही यूज कर रहे हैं जीका वायरस के डिटेक्शन के लिए। इसलिए इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो इंडिया की किट्स हैं वो रिलायबल रिजल्ट्स नहीं देती है। मतलब कि ऐसे रिजल्ट्स देती है जो समटाइम्स चेंज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 100% ही सही हो। दूसरी बात, labs and institutions in India do not get access to clinical samples of novel infectious virus। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे पास ऐसी कोई टेस्ट किट नहीं होगी जो समय से इस टाइप के जीका वायरस को डिटेक्ट कर पाए तो इससे हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं कि हम उसकी टेस्टिंग ही अगर टाइमली नहीं करेंगे तो हम ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जीका वायरस का आउटब्रेक भी हो सकता है इंडिया में। सो this was not that much important article from the viewpoint of UPSC, just for general awareness we have discussed this that Zika virus एक वायरस होता है जिसके टेस्टिंग के लिए अभी भी हम यूएस ने जो सर्टिफाई की है किट्स का उनका ही यूज कर रहे हैं। जरूरत है कि हम अपने बेसिकली इस आर्टिकल से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जरूरत है कि हम अपने हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी जीडीपी का और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं ताकि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आ पाए जिससे हम वायरसेस डिसीज का डिटेक्शन टाइमली कर पाए और उनका ट्रीटमेंट टाइमली हो सके। सो अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज COVID-19 anosmia, a marker for susceptible brain damage। A large body of studies have found how even mild COVID-19 impacts the brains of people. One of the most common ailments seen among people who had COVID-19 was the loss of smell, otherwise called anosmia। एनोस्मिया क्या होता है कि जब कोई पर्सन किसी चीज को स्मेल करने की जो कैपेसिटी रहती है उसे खो देता है, उसे कहा जाता है एनोसोमिया। देखा गया कि जो पेशेंट्स, जो भी लोग कोविड-19 से इम्पैक्ट हुए उनके अंदर कहीं ना कहीं एनोसोमिया को देखा गया है। सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एनोसोमिया की बात नहीं है, यहाँ पर यह है कि एनोसोमिया सिर्फ एक इनिशियल स्टेज था। एनोसोमिया कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से लिंक्ड रहता है। मतलब कि जो कोविड-19 है उसने लोगों के नर्वस सिस्टम को भी हिट किया है। जैसे कि लॉस ऑफ स्मेल वॉज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद decreased functional activity during the decision making task, thinning of cortical thickness and loss of white matter integrity। कहा जा रहा है कि ये जो सारे चीजें हैं कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है या फिर जो ब्रेन में एक वाइट मैटर प्रेजेंट रहता है उसकी अवेलेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और ये सारी चीजें एक बड़ी बीमारी को बुलावा दे सकती है। इसलिए जो एक एनोसोमिया है, मतलब अगर आप देख रहे हो कि कोविड-19 के बाद भी अगर आप इस चीज से रिकवर नहीं कर पाए हो कि आपकी एबिलिटी वापस से नहीं आई है किसी भी चीज को स्मेल आउट करने की, तो इसके लिए आपको फर्दर जो क्लिनिकल चीजें हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टेप्स है कि आप इस चीज पर काम करें ताकि आगे की जो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस है वो कम हो जाए और आप
उसका जो ट्रीटमेंट है वो हो सके। बेसिकली जो एनोसोमिया है वो बहुत पहला स्टेज है ब्रेन डैमेज होने का। अगर आपको पता चल रहा है कि आपके साथ एनोसोमिया की डिसीज देखी जा रही है, तो इससे पहले कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए, आप अपने ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े। इस आर्टिकल से हमारे लिए यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनोसोमिया क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल जो है वो है व्हाई इज लेटरल एंट्री पॉलिसी अंडर स्क्रूटनी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट, लेटरल एंट्री के अंतर्गत क्या होता है, जो गवर्नमेंट की कुछ हाई पोस्ट हैं जिसपे स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत रहती है, उन पोस्ट पे गवर्नमेंट डायरेक्ट इनवाइट करती है लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर से हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ये सारे लोग लेटरल एंट्री के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन, गवर्नमेंट उनको उन पोस्ट के लिए अपॉइंट कर देती है। सो इस तरह के स्टेप को गवर्नमेंट के द्वारा वेलकम किया गया था कि हमारे सामने सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है लेटरल एंट्री का वो है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो भी लेटरल एंट्री के थ्रू ही सिस्टम में आए थे। सो हमने देखा कि जो उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज थी, जो देश को पूरा एक इकोनॉमिकली वे से देखने का नजरिया था, वो कितना अच्छा था। उनके एक्सपीरियंसेस, उनका जो सब्जेक्ट में एक कह सकते स्पेशलाइजेशन था, वो बहुत ही यूजफुल रहा है। सो जो लेटरल एंट्री का सिस्टम था वो बहुत अच्छा है, लेकिन लेटरल एंट्री को क्वेश्चन के एम्बिट में लाया गया, वो भी किस वजह से, वो था रिजर्वेशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का, लेकिन जो लेटरल एंट्री सिस्टम है उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सो लेटरल एंट्री के उस प्रोविजन को क्वेश्चन के अंतर्गत रखा गया। सो इस पूरे आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि क्या ये चीज अच्छी है या नहीं। तो हमने देख लिया कि हमारे सामने एक फाइन एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सामने आता है। Will हेमा कमेटी रिपोर्ट लीड टू चेंजेस? हेमा कमेटी बेसिकली जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंतर्गत देखा गया था कि जो मलयालम वुमेन्स है उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, काउच प्रैक्टिसिंग, कई सारी चीजें उनके सामने आती है, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने रोल को परफॉर्म करने के लिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। तो इन सब के चलते मलयालम जो इंडस्ट्री है वो क्वेश्चन के एम्बिट में आ गई। सॉरी, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वीडियो वॉज ऑफ। सो कंटिन्यू करते हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के कुछ चेंजेस के बारे में बात की जा रही है कि मलयालम इंडस्ट्री जो है, मलयालम इंडस्ट्री की जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनको सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, काउच प्रैक्टिसिंग, इन सब की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जिसके तहत वहाँ की रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वहाँ के रिटायर्ड जज के हेमा जी की हेडशिप में, चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई जो इस पूरी जो मलयालम इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है उन सबको ऑब्जर्व करेगी और बताएगी क्या हमें चेंजेस लाने चाहिए। सो बेसिकली उस रिपोर्ट ने कंफर्मेशन दिया कि हाँ, मलयालम इंडस्ट्री में फीमेल एम्प्लॉयज के साथ प्रॉब्लम है, उनको कई बार काउच प्रैक्टिसिंग, कास्टिंग काउच जैसी प्रैक्टिस वहां पे की जाती है। सेकेंडरी जो फीमेल जूनियर वर्कर्स हैं, जो जूनियर फीमेल एम्प्लॉयज हैं, वो कहीं ना कहीं पे स्केल में भी पीछे हैं, उन्हें प्रॉपर पेमेंट भी नहीं दी जाती है। मेल वर्कर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको ज्यादा पे किया जाता है। इस तरह की कई सारी प्रैक्टिसेस वहां देखी गई। तो फाइनली हेमा कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी, उनका कहना ये है
कि only of the key recommendation one of the key recommendations of the committee is the enactment of a statute and the creation of tribunal to address the issues faced by women in cinema। पहली चीज कि ऐसे ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन हो, ऐसे स्टैट्यूट्स लॉ को सामने लाया जाए, ऐसे स्टैट्यूट्स लॉ को फॉर्मेशन हो ताकि फीमेल्स का जो वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी है या सेफ्टी है उसे इंश्योर किया जा सके। दूसरी चीज, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है वो इतनी ज्यादा वर्किंग साबित नहीं हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल वर्किंग कमेटीज बायसनेस के थ्रू या फिर जो वहां के माफिया लोग हैं जो ये सारे गलत एक्ट्स कंडक्ट करते हैं वो इन इंटरनल कमेटीज को परचेस भी कर सकते हैं या फिर उन्हें ब्राइब भी कर सकते हैं ताकि जो भी मुद्दा सामने है, अगर विमेन अपनी वॉइस उठाती है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है या उसने इस तरह की चीजों को फेस किया है तो उनको कहीं ना कहीं दबाए जाने की चांसेस बढ़ जाती है। सो हेमा कमेटी ने ट्राइब्यूनल को गठित करने की और स्टैट्यूट को बनाने का रिकमेंडेशन दिया और उन्होंने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के लिए इतना ज्यादा उसके प्रमोशन के लिए वर्क नहीं बोला है। नेक्स्ट, बीजिंग फायर्ड फ्लेयर्स एट प्लेन ओवर साउथ चाइना सी मनीला। बेसिकली फिर से फिलीपींस से स्टेटमेंट आया है कि बीजिंग ने फिर से साउथ चाइना सी में बीजिंग फिलीपाइंस प्लेन को कैप्चर किया है या फायर आउट कर दिया है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि चाइना आए दिन साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के थ्रू पूरे एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करता है। और इसी से रिलेटेड हमने जो इंटरनेशनल सी टाइम को जो लॉज कंडक्ट करते हैं उसे भी हमने देखा। सो हम आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए एग्जैक्ट आईएएस से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए ताकि आपको टाइमली इस तरह के वीडियोस मिल पाए। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन।